हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी हेल्प करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो ये है बेटा पहला क्वेश्चन। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा 100% आता ही आता है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। वैल्यू चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है सेम डिट्टो क्वेश्चन आए, तो समझो, ठीक है ना, रट्टा मत मारना। कह रहे दो नंबर हैं ए और बी, और उनके जो फैक्टर्स हैं, ए के फैक्टर्स ये हैं, बी के फैक्टर्स ये हैं, वेयर पी एंड क्यू एक प्राइम नंबर्स है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी इज दिस, एलसीएम ऑफ ए बी इज दिस। तो फाइंड एम प्लस एन आर प्लस एस। तो ये चीज हमें बता रहे हैं, मीन्स हमें ये चीज फाइंड करनी है। अभी आपको ना थोड़ा क्वेश्चन अटपटा लग रहा होगा, अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। अब ये जो चीज है ना, इसको भूल जाओ, यहाँ पे नहीं लिखे है ये चीज, यहाँ पे नहीं लिखे, इसको भूल जाओ। एक तो क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है कि आपको बोल देगा ए इसके इक्वल है और बी इसके इक्वल है। ए इक्वल है पी क्यूब क्यू की पावर 4 के, और बी इक्वल है पी स्क्वायर क्यू की पावर 3 के। तो फाइंड करो एचसीएफ और एलसीएम। तो फाइंड करो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। अभी हमने इसको काट दिया, इसको भूल जाओ। आपको नॉर्मल ये क्वेश्चन है, ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके फैक्टर्स कुछ ये है, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। तो कह रहे हैं ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। ए और बी का क्या फाइंड करो? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ ऑफ ए और बी, एलसीएम ऑफ ए और बी, ठीक है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बेटा? जो आपके नंबर्स हैं उसमें देखो कॉमन क्या है, उसमें देखो कॉमन क्या है, और उसमें सबसे कम पावर किसकी है। कॉमन देखो और उसमें देखो पावर कम किसकी है। तो देखो पी कॉमन है, ए और बी में पी क्या है? कॉमन। और कम पावर किसकी है? क्यूब या स्क्वायर? स्क्वायर की। तो पी स्क्वायर लिखो यहाँ पे। और क्या कॉमन है? क्यू भी कॉमन है। क्यू भी कॉमन है ना। और तो क्यू में सबसे पावर कम किसकी है? 4 की, 3 की? 3 की। तो क्यू की पावर 3। और कोई नंबर है यहाँ पे? नहीं है, तो बस खत्म। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। बस इतना करना होता है, कॉमन देखो और जो कॉमन है उसमें कम पावर देखो। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं? कॉमन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो भी सबसे हाईएस्ट पावर वाला है वो ले लेना है। जो भी हाईएस्ट पावर वाला है वो ले लेना है। देखो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो हाईएस्ट पावर पी की पावर 3 है तो ले लो। क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर क्यू की पावर 4 है तो ये भी ले लो। लेट अज्यूम दैट यहाँ पे आर स्क्वायर होता। अब ये आर कॉमन तो है नहीं, आर कॉमन तो है नहीं, और वो अकेला ही है, तो अकेला नंबर उस सेम का सेम ले लेते हैं। अगर वो कॉमन नहीं होता है, देखो जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है वो लेना ही लेना है, वो पूरा का पूरा नंबर एज इट इज ले लो जो कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये आर का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आपका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट और दे दिया मैंने ताकि इसमें 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। अब आगे कह रहा है कि जो तुमने एचसीएफ निकाला है ए और बी का, एचसीएफ निकाला है ए और बी का, वो ना इक्वल होगा पी की पावर एम और क्यू की पावर एन के। और जो तुमने एलसीएफ निकाला है ए और बी का, वो इक्वल होगा पी की पावर आर और क्यू की पावर एस के। तो यहां से हमें ये पता चलता है पी का स्क्वायर पी की पावर एम, तो एम की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्यू की पावर एन है और यहाँ पे क्यू की पावर 3 है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसी तरह से एलसीएम में पी की पावर 3, पी की पावर आर है, तो आर की पावर 3 है। समझ रहे हो? क्यू की पावर 4 है, यहाँ पे क्यू की पावर एस है, तो एस की पावर, तो इसका मतलब एस किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो यहां से ना इस रिलेशन से हमें एम की, एन की, आर की और एस की वैल्यू पता चली, और हमें फाइंड क्या करना था? एम प्लस एन और आर प्लस एस। तो वैल्यू पुटिंग कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। एम की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू 4 है। 2 + 3 5 होता है, 3 + 4 7 होता है, 7 5 35 होता है। ऑप्शन सी इज आंसर होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अल्फा बीटा जीरोस है तो फाइंड करो दिस, और हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे करना है आपको। ये आपको गिवन है 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा। इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्रॉस। बीटा इधर आया, अल्फा इधर आया, तो मैंने सीधा करके लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, उससे कोई इशू नहीं। तो सिंप्लीफाई करो तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या करो आप लोग, जो आपको ये गिवन है
क्या इससे मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस का बी बाय ए के। क्या मैं इससे अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसका भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सी बाय ए, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पढ़ा है ना अपने एनसीईआरटी में, बस वही हमने लगाया यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए। देखो ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। बी क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट। तो एक्स उसके साथ कुछ नहीं था तो वन है, एक्स के साथ भी कुछ नहीं था तो वन है, और ये वन तो अकेला है यहाँ पे। बी की वैल्यू कितनी है? वन, और आगे माइनस है तो वन, और एक ए भी वन है। सी कितना है? वन, और ए भी कितना है? वन। तो ये हो गया माइनस वन, और ये हो गया वन बाय वन, वन। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की यहाँ वैल्यू पुट कर दो माइनस वन, अल्फा बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो है वन, तो आंसर आ गया आपका माइनस वन। तो ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? रेसिप्रोकल है अदर का। मींस देखो दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो कह रहा है एक ना दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अगर एक्स है तो दूसरा वन अपॉन एक्स है। देखो दो जीरोस है तो अल्फा और बीटा। ये कह रहा है जो वन जीरो है ना वो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हुआ? वन अपॉन एक्स हुआ। ओके, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा मीन सी बाय ए। अब वैल्यू पुटिंग करो, ए की वैल्यू है एक्स, बीटा की वैल्यू है वन बाई एक्स, सी की वैल्यू क्या है भाई? सी क्या होता है? नॉर्मल कांस्टेंट टर्म जो है 4k, और ए क्या है भाई? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है जो है के स्क्वायर प्लस एक्स से यहाँ पे एक्स कैंसिल तो बचा वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू 4k, प्लस का 4k इधर आके माइनस का। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म करके। तो मल्टीप्लाई करके हमें 4 चाहिए, प्लस माइनस करके 4 चाहिए, तो हमारे टू ही होंगे क्योंकि टू टू जा 4 और 2 प्लस 2 4। तो इतना करने का दो दो के पेयर बनाए जाते हैं। के कॉमन आया यहाँ से तो के माइनस टू बचा, यहाँ से टू कॉमन आया तो यहाँ भी के माइनस टू बचा, क्योंकि टू कॉमन लिया, टू के टेल में टू वन बार में तो के बचा, टू के टेल में फोर टू बार में तो टू बचा, और बाहर माइनस था तो इसलिए प्लस का साइन ये माइनस का हो चुका है। तो ये के माइनस टू, यहाँ भी के माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा के और यहाँ बचा टू, ये भी के माइनस टू आ गया। तो के माइनस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे तो बेटा के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी टू, और यही हमें निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है दिस एंड दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या है ये? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसके नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किसके होते हैं? पैरेलल लाइन के। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2, नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2 पे। ये पैरेलल की कंडीशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो ये हमारा a1 हो गया बेटा, ये हमारा b1 होगा, ये हमारा a2 होगा, ये हमारा b2 होगा। तो इसमें क्या करो, a1 और b1 a2 b2 की वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो a1 है हमारा 3, a2 है हमारा 2k माइनस वन, b1 है हमारा y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ 1, और b2 है हमारा k माइनस। तो हमने क्या करा है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 की वैल्यू पुट करी है, और यहाँ बीच में इक्वल का साइन है ना तो इक्वल का साइन लगा दिया है। और ये कहाँ से आया? ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, क्योंकि इसने बोला है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशन जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो। नो सॉल्यूशन किसके होते हैं? पैरेलल लाइन के। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? ये होती है, ठीक है। अब इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को k माइनस वन से और 2k माइनस वन को 1 से, सेम ही आएगा। ओपन करते हैं, 3 को k से करा 3k माइनस का 3 इक्वल टू 2k माइनस वन, 3k प्लस का 2k इधर आके माइनस का 2k हो जाएगा, और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k गया k, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस, इस लाइन से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो कोई हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, ये 4 होगा, ये y है हमारा, ये हमारा x है। तो x इक्वल टू 3 की लाइन कैसे बनती है भाई, कुछ इस तरह से बनती है। y इक्वल टू 4 की लाइन किस तरह से बनती है, कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। ये हो गई हमारी x इक्वल टू 3 की लाइन, और ये हो गई बेटा y इक्वल टू 4 की लाइन। और x इक्वल टू y की लाइन कैसे बनती है, कुछ इस तरह से, याद रखना। x इक्वल टू जो a होता है उसका हमेशा वो कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। और जो y इक्वल टू कोई नंबर लिखा है, मतलब a लिखा है यहाँ पे मैंने, तो वो बनेगा कुछ इस तरह से, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और y इक्वल टू x हमेशा ओरिजिन से पास होता हुआ जाता है, y इक्वल टू x हमेशा कहाँ से पास होता हुआ जाता है, ओरिजिन से पास होता हुआ जाता है। तो देखो ट्रायंगल क्या बना भाई हमारा, ये ट्रायंगल बना। तो यहां से लेके यहां तक ये बेस हो गया हमारा 3। अब यहां से लेके यहां तक ये परपेंडिकुलर कितना है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो ऐसे निकालेंगे हम लोग कि 1 सेकेंड, गलत है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा बेटा, ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, क्योंकि इसने बोला x इक्वल टू 3 वाली लाइन से बन रहा है जो ये रही, y इक्वल टू 4 वाली लाइन से बन रहा है जो ये रही, x इक्वल टू y की लाइन से बन रहा है जो ये रही। तो इन तीनों से मिलकर ये ट्रायंगल बन रहा है जो मैंने शेड करा है ना, इन तीनों में से मिलकर ये ट्रायंगल बन रहा है, ना कि ये बन रहा है। तो बेटा ये ट्रायंगल होगा। तो अब हमें तीनों पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो पॉइंट हो गया 3,4, ये पॉइंट हो गया हमारा 3,4 का। और ये पॉइंट होगा बेटा हमारा क्या, 3,3। क्यों, क्योंकि देखो ये जो लाइन है हमारी किसकी लाइन है, y इक्वल टू एक्स की, और ये किसको कट कर रही है, x इक्वल टू 3 को कट कर रही है। किसको कट कर रही है लाइन, x इक्वल टू 3 को कट कर रही है। तो x की वैल्यू 3 हुई, x वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, तो y x वैल्यू 3 पुट कर दो तो y भी कितना आया, 3 आया। तो इसलिए 3,3 पॉइंट हुआ। इसी तरह से ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये कौन कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 4 की लाइन है जो ये कट हो रही है, और x इक्वल टू y की लाइन है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये लाइन और ये लाइन कट हो रही है वो कौन कौन सी इक्वेशन है, x इक्वल टू वाई की लाइन है और एक y इक्वल टू 4 की लाइन है। तो y की वैल्यू 4 हो तो यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4। तो ये पॉइंट हो गया 4,4 का, ये पॉइंट हो गया 4,4 का। देखो ये 3 है, ऊपर जाके 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे यहाँ पे 1, और ये इसका बेस होगा क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा हमारा। तो ये इसका बेस होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये भी हमारा कितना है बेटा, 1 है। बेस भी हमारा 1 हो गया। समझ रहे हो, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोबारा समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो इसका मतलब 1 का डिफरेंस है, तो ये हमारा कितना हुआ, बेस 1। और यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे कितना है, हाँ यहाँ पे 4 है, 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए बेस भी क्या हुआ, 1 होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे 2। तो इसका आंसर आ गया बेटा हमारा ए ऑप्शन। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम मतलब सम ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर इसके प्रोडक्ट के, ठीक है। सम ऑफ द जीरो इक्वल है हाफ ऑफ देयर इसके प्रोडक्ट के। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस का बी बाई ए, पढ़ा है ना अभी हमने, और अल्फा बीटा को सी बाई ए। ओके, अब ये हमारा a होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और ये पूरा हमारा c है। वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, b है हमारा कितना, माइनस में k प्लस 6, और पहले से माइनस होता है यहाँ पे, तो ये प्लस हो गया सीधा सीधा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस का b फॉर्मूला होता है और b की वैल्यू माइनस में ही है, तो माइनस माइनस प्लस, तो बचा ओनली k प्लस 6।
अपॉन में ए है कुछ नहीं है तो 1, हाफ ऑफ सी कितना है 2 इंटू 2k-1, और नीचे ए कितना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये है k+6, 2 से 2 कैंसिल मल्टीप्लाई में, और ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल तो बचा 2k-, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का k उधर जाके माइनस का k हो जाएगा, 6 + 1 7 होता है, 2k - k होता है, तो k की वैल्यू 7 आ गई। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा इस और इस पॉइंट का। तो बेसिकली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा पूरा क्या हो गया x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। x1 हुआ हमारा ये पूरा, y1 हुआ हमारा 0, x2 हमारा 0 और y2 हमारा ये पूरा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है a cos थीटा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस तो b sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1, y2 कितना है a sin थीटा, माइनस में b cos थीटा, माइनस में y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ वैल्यू पुटिंग करी है यहाँ पे देखो 0 है, भूल जाओ इसको, 0 को कुछ होना भी नहीं है। तो बचा एक्चुअल में क्या माइनस का a cos माइनस का b cos, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा a cos थीटा प्लस में b sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में अब देखो इसमें से 0 माइनस करेंगे वही सेम ही नंबर आना है जो है हमारा a sin थीटा माइनस में b cos थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बेटा फॉर्मूला लगा देंगे a + b के होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का। तो ये हमारा पूरा a हो गया, ये हमारा पूरा b हो गया। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² cos स्क्वायर थीटा, फिर होता है b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b² sin स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a है हमारा a cos थीटा इंटू b है हमारा b sin थीटा। ठीक है, सेम जगह नहीं है बेटा, यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर मतलब a sin स्क्वायर थीटा, a² sin स्क्वायर थीटा, फिर b का स्क्वायर मतलब b² और cos स्क्वायर थीटा, माइनस में 2ab, तो 2 इंटू a sin थीटा और b cos थीटा, ये पूरा एक साथ है। ठीक है, अब गौर से देखो 2ab cos sin, 2ab cos sin, ये प्लस का ये माइनस का पूरा क्या हो गया, ये कट हो गया। a cos स्क्वायर a sin स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से a स्क्वायर क्या ले रहा हूँ इन दोनों में से कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एज इट इज b² sin स्क्वायर b² cos स्क्वायर, b² यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी बचेगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, और 1 को a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 के बराबर, 1 को b स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया √a² प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आए ना आए 2 या 3 मार्क्स का जरूर आएगा बेटा। ठीक है, if the centroid of an angle formed by this and this is at 6,3 then xy वैल्यू बतानी है हमें। अच्छा, सेंट्रॉइड क्या होता है पता है आपको, सेंट्रॉइड क्या होता है ट्रायंगल का एकदम बीच वाला पॉइंट, ये हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, और y का होता है y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। तो देखो x कितना दे रखा है, देखो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, 3 पॉइंट जो दे रखे हैं x2 y2 और ये x3 y3 और ये हमारा xy हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमें x और y क्या आया है वो निकालना है। तो देखो x की वैल्यू दी हुई है 6,
x1 है हमारा 7, x2 है हमारा y, x3 है हमारा 9 अपॉन में 3। ओके, यहाँ भी पुट करते हैं, y की वैल्यू हमारी 3 है, y1 हमारा क्या है x, y2 क्या है हमारा माइनस का 6, y3 है हमारा 10 अपॉन में 3। इसको से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, तो यहाँ बचा y, 18 में से 7 गया 11, 11 में से 9 गया 11 में से 9 गए 2, तो y आ गया हमारा कितना 2 आ गया, 7 और 9, ठीक है, 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 इक्वल टू x, 9 और 6 15, 15 में से 10 गए 5, तो x की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ से 5, तो 5,2, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो, कह रहा है एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36, ठीक है, कह रहा है एलसीएम किस किस का, a का और 18 का 36 है, और एचसीएफ a और 18 का 2 है। एलसीएम दे रखा है 36, एचसीएफ दे रखा है 2, किसका, इन दोनों नंबर्स का, a और 18 का, तो हमें a फाइंड करना है। हम लोगों ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने एनसीईआरटी में, कि एलसीएम किसी भी दो नंबर का और एचसीएफ किसी भी दो नंबर का, एलसीएम किसी दो नंबर का, एचसीएफ किसी दो नंबर का, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो एलसीएम दे रखा है हमें 36, एचसीएफ दे रखा है हमें 2, और वो दो नंबर क्या है a और 18, तो a को a ही रहने दो और b है हमारा 18, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई में a के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बचा हमारा a, 18 से 36 कैंसिल 2 बार में, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है लार्जेस्ट नंबर बताना है विच डिवाइड 70 एंड 125, जो डिवाइड करते हैं 170 और 125 को, और रिमाइंडर बचे 5 और 8, और रिमाइंडर कितना बचे 5 और 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस बेसिकली क्या करना है, 70 जो है उसमें रिमाइंडर कितना बची है 5, तो उसमें से 5 माइनस कर दो, और 125 के लिए रिमाइंडर कितना बची है, कितना बचना चाहिए 8, तो 125 में से 8 माइनस कर दो, और जो ये दोनों नंबर्स आए हैं हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या निकाल देंगे यहाँ पे हम दोनों नंबर का एचसीएफ, क्या निकाल देंगे एचसीएफ किसका 65 और 117, तो पहले 65 और 117 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो 65 के बनाते हैं पहले, 5 की टेल में ये 13 बार में, 13 की टेल में ये 1 बार में, तो यह आया 5 और 13, फिर 117 के बनाते हैं, 3 की टेल में ये 3 9, फिर 13, फिर 13 1 बार, तो यह आया 3 का स्क्वायर इंटू 13। एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले देखना होता है कॉमन, तो कॉमन क्या है 13, कम पावर किसकी है, दोनों की 1 ही है, तो इसलिए इसका एचसीएफ ही कितना आ गया सीधा सीधा 13 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया इसका 13, तो वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ 13, तो ये आपका आंसर, ठीक है। कह रहा है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपके पेपर में ये क्वेश्चंस बेटा 90% चांस है आने का। कह रहा है 1 0 दिया हुआ है -3, तो कह रहा है k की वैल्यू फाइंड कर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसके अंदर जो आपको एक 0 दिया हुआ है ना, वहां पे x की जगह -3 पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो -3, तो करते हैं भाई k -1, x की जगह पुट कर देना है आपको -3, जो आपको 0 दिया हुआ है, x का स्क्वायर है तो x वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर, प्लस में k, x की वैल्यू -3, प्लस में 1, और इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग 0, k -1 -3 का स्क्वायर होता है 9, k को -3 से करा तो माइनस का 3k,
प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9 को कैसे करा 9 के, 9 को 1 से करा 9, माइनस में 3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 के में से 3 के गया 6 के, माइनस का 9 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 9 में से 1 गया 8, 6 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचा 4/3, तो मीन्स ऑप्शन हुआ ए। तो कुछ इस तरह से करना है क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी फिलहाल, करा था ना एक क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से करना है। देखो y इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू 6 है, तो कुछ इस तरह से जाएगा। y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 यही होता है। अच्छा मैं कर देता हूँ, चलो ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। x इक्वल टू 6, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो x इक्वल टू 6 की लाइन कुछ जाएगी ऐसी, एकदम स्ट्रेट जाती है बेटा, ये x इक्वल टू 6 की, और y इक्वल टू x की मैंने बताया था ऐसे ओरिजिन से ऐसे पास होते हुए जाती है, और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होता है बेटा कहाँ पर, x एक्सिस पे, कहाँ पर होता है, तो y इक्वल टू 0 की लाइन यही वाली होगी, x एक्सिस वाली। तो इन तीनों लाइन से मिलके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 0 से लेके 6, तो बेस हो गया हमारा कितना 6, ये परपेंडिकुलर है। तो देखो अब ये जो पॉइंट बन रहा है ये किस किस लाइन से बन रहा है, x इक्वल टू वाई की लाइन से और x इक्वल टू 6 की लाइन से, इन दो लाइन से मिलके बन रहा है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, x की वैल्यू 6 है तो पुट कर दो, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 6, तो ये पॉइंट हो गया 6,6 का। कैसा पॉइंट हो गया ये 6,6 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हुआ बेटा 6 ही हुआ, तो हमारा परपेंडिकुलर भी कितना हुआ 6। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6, ये कैंसिल 3 बार में, तो आंसर आ गया 18, जो ऑप्शन हुआ बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हमें पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का जिनके वर्टेक्स ये हैं, जिनके वर्टेक्स ये हैं। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, उनके वर्टेक्स हैं 0,0, 0,4, 3,0। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, तो तीनों साइड्स को प्लस कर दो, तीनों साइड की डायमेंशंस को क्या कर दो प्लस। लेकिन यहाँ तो वो हमें नहीं दी हुई है, यहाँ हमें वो नहीं दी, तो निकाल लेते हैं कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। पहले देखो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, इन दोनों में लगाएंगे तो ये आएगा, इन दोनों में लगाएंगे तो ये आएगा। तो मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो ए बी का डिस्टेंस लगा देते हैं। पहले फॉर्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है, यहाँ लिखते रहोगे, बार बार नहीं लिखा जाएगा फिर उसको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो ये हमारा x1 y1 हुआ और ये हमारा x2 y2 हुआ। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 4 है, y1 0 है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और ये बचा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया बेटा आपका 4। इसी तरह से BC का निकालोगे, BC के लिए अब क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 3 है, x1 0 है, तो ये हो गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर होता है y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 4 है, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर 16, ये होता है √25 और √25 की वैल्यू 5, तो ये हमारा BC आ गया, आया था हमारा 4, ये आ गया हमारा 5। इसी तरह से हम निकाल लेंगे हम AC, और AC के लिए क्या होगा बेटा, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो सीधा 9 ही बचा, 9 का √9 होता है 3।
तो ये आ गया तीनों साइड पता चल गई, प्लस कर दो 5 4 9 9 3 12, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, दोनों के दोनों सिमिलर है, दोनों दोनों क्या है सिमिलर, और ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इक्वल है बी सी अपॉन एफ डी के। ठीक है ना, डार्क वाला डार्क अपॉन और सिंगल वाला सिंगल वाले के अपॉन। तो बताओ ये सिमिलर कब होंगे ट्रायंगल? तो देखो सिमिलर होने के लिए बेटा तीनों चीजें कंटिन्यूस वे में होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? हमने बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े हैं, SAS, SSS, डबल ए क्राइटेरिया, है ना। तो यहाँ पे देखो दो एस है, तीसरा एस तो है नहीं बिकॉज ऑफ ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लगना है SAS। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में सारे एंगल दिए हुए हैं और दो हमें SS दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली तीसरा एस तो हो ही नहीं सकता, तो वो जो फॉर्मूला बन रहा होगा वो SAS का क्राइटेरिया बन रहा होगा। तो अब इसमें एंगल कौन सा होगा? तो देखो इन दोनों साइड के बीच में जो अपॉन में इक्वल है, जिनका रेशियो इक्वल है, उनके बीच में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे जब जाके ये सिमिलर होगा, तो एंगल बी और डी मतलब सी ऑप्शन। ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू बताओ। बहुत इजी है, 1 माइनस tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, टेक्नोमेट्री में पढ़ी है ना, डे 1 में पढ़ा था हमने। tan 45 की वैल्यू 1 और इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू दोबारा 1, इस पर भी स्क्वायर लगा दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, सॉरी नीचे 1 प्लस है और नीचे 1 प्लस 1, तो 0/2 मतलब 0, 0/2 मतलब 0। तो अब हमारा कितना है इसका आंसर? 0 आया। ऑप्शन में कहीं 0 है? नहीं है। ऑप्शन में कहीं 0 है? नहीं है। तो देखो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, या बोल दो नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ये तो 1 है, ऑप्शन हो गई नहीं। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब ऑप्शन हुआ आपका यहाँ पर डी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसको बताना है किसके इक्वल है, ये जो टर्म है बताना है किसके इक्वल है। बहुत ईजी है। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9, तो 9 कॉमन लेके बचा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। पढ़ा है फॉर्मूला हमने, तो 9 1 जा 9, ऑप्शन हुआ बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है cos 1, cos 2, cos 3 डिग्री, cos 4 ऐसे चलता रहा cos 90 तक, तो बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू बेटा बी, मतलब 0 आंसर। कैसे? देखो आगे कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे मल्टीप्लाई में है ना, जो हो जैसा भी हो कहीं से भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज ऑफ cos 1 की, cos 2 की वैल्यू, cos 3 की वैल्यू कुछ भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं। क्यों? हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और cos 90 की 0 हुई तो उसके साथ जितने भी मल्टीप्लाई में होंगे वो सारे के सारे खुद ही अपने आप क्या बन जाएंगे? 0। तो इसलिए ऑप्शन क्या हुआ इसका? 0। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ओके, कह रहा है सर्कमफ्रेंस सी मतलब सर्कमफ्रेंस ए फॉर एरिया, सर्कमफ्रेंस और एरिया आपस में एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल बतानी है हमें। क्या बतानी है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। एक पाई से एक पाई कट जाएगा, आमने सामने पाई डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा, आर इधर आएगा तो आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर तो सिंगल आर बचेगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2। लेकिन हमें निकालना है डायमीटर, तो डबल कर दो, तो डायमीटर हो गया 4। समझ में आया ना? देखो सर्कमफ्रेंस इक्वल था किसके? एरिया के। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया का होता है πr², 2πr स्क्वायर। तो 2 को मैं इधर रहने दे रहा हूँ, πr को उधर लेके जा रहा हूँ, तो उधर मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, आर स्क्वायर है तो आर बचा, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। और इसका डायमीटर क्या होता है? डबल होता है रेडियस का, तो डबल कर दिया तो आंसर 4 आ गया।
ठीक है। कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं उनका एरिया को हम प्लस करते हैं और उनकी रेडियस है R1 और R2, तो ये इक्वल होता है एक सर्कल ऑफ एरिया के जिसकी रेडियस R है। तो बताने इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और ये R1 इसकी रेडियस है तो R1 लिख दो। सेम एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये R2 है तो इसको R2 लिख दो, और दोनों का सम था ना इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। और ये इक्वल है किसके, इस सर्कल के एरिया के, और इसका आर ही है तो आर ही रहने दो। समझ में आया मैंने क्या करा। कह रहा था क्वेश्चन दो सर्कल हैं जिसकी रेडियस R1 और R2 है, दोनों का सम बराबर है एक सर्कल के एरिया के जिसकी रेडियस R है। तो मैंने फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस R1 है तो R1 लिखा, इसकी रेडियस R2 है तो R2 लिखा, उनका स्क्वायर, और ये इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो पाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा तो पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या, R का स्क्वायर इक्वल हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर, जो है ऑप्शन आपका डी आंसर। ठीक है। अब ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रेडिया ऑफ टू सर्कल इज रेशियो 4:3। रेडिया ऑफ टू सर्कल्स, रेडिया ऑफ टू सर्कल्स का रेशियो है 4:3, तो R1 हो गया हमारा और R2 का रेशियो हमें कितना दे रखा है, मैं दो सर्कल है ना तो एक को R1 मान रहा हूँ एक को R2 मान रहा हूँ उसकी रेडियस को, तो उसका रेशियो दे रखा है 4:3। तो हमें इनके एरिया का रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, एरिया का। तो रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों की रेडियस R1 R2 है तो पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी है 4/3, और इन पे क्या है ये स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहा है हमें रेडिया दिया होता है बेटा दो सर्कल के रेशियो का 4:3, तो दो सर्कल हैं तो एक की रेडियस को मैंने R1 माना एक की रेडियस को R2 माना, तो R1:R2 दे रखा है हमें 4:3, इसको फ्रैक्शन में करके लिखा R1/R2 इक्वल टू 4/3। हमें निकालना था रेशियो एरिया का, किसका रेशियो निकालना था, एरिया का। तो एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के सर्कल का एरिया निकालना है। तो एक की रेडियस R1 है एक की रेडियस R2 है, तो इसलिए मैंने R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर लिखा। पाई से पाई मैंने काटा, R1 बाई R2 की वैल्यू 4/3 है जो हमें गिवन है, और इस पूरे पे स्क्वायर है क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो तो 16/9, 16/9 का मतलब 16:9 मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा था आर हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वाइड बाई बिटवीन 11:20 टू 11:55 AM। देखो इसमें एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, वहां पे ये आर हैंड की जगह पता है क्या है, मिनट हैंड। क्या है, मिनट हैंड है। तो उसमें वो बहुत इजी सा है, वो क्या है, बहुत इजी है क्योंकि हमारा मिनट हैंड है, और यहाँ पे आर हैंड है ना, तो बच्चे ना यहाँ पे एक कॉमन गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। पेपर में बाई चांस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन मोस्टली चांस होते हैं मिनट हैंड वाले पे। लेकिन जब भी मैंने आपको मिनट हैंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में करा दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में, तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज में आर हैंड वाला क्वेश्चन डाला है ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाए। तो मिनट हैंड वाला आपने क्वेश्चन करा हुआ है, मोस्टली वही आता है, तो उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आर हैंड का भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं आप को समझा रहा हूँ आपको ये भी। तो देखो क्या होता था, जब एक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है सर्कल, पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। कितने डिग्री एंगल फॉर्म होता है, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो जो आर हैंड है वो एक पूरे के पूरे कितने घंटे में घूमती है, 12 घंटे में। पूरा का पूरा 360 कंप्लीट कब करती है, जो आर हैंड होती है, देखो ना यहाँ 12 से स्टार्ट होते घूमते घूमते पूरे 12 घंटे लगते हैं दोबारा से 12 पे पहुंचने में, आर हैंड को, मिनट हैंड को नहीं, आर हैंड को। ठीक है। तो इसका मतलब एक आर में कितना एंगल फॉर्म होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड, और उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 12 इंटू 60, 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 12 इंटू 60। तो एक मिनट में कितना एंगल फॉर्म हुआ, 1 मिनट में कितना एंगल
फॉर्म हुआ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिवाइड बाय 12 इंटू 60 करना पड़ेगा, जो होता है आपका 1/2 डिग्री। ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्या होता, आर हैंड की जगह क्या होता, मिनट हैंड होता, क्या होता, मिनट हैंड होता, तो सीधा सीधा से 360 को 60 से डिवाइड करते। ठीक है, तो देखो आगे कह रहा है एरिया स्प्रेड बाय बिटवीन 11-20 से 11-55, तो 11-20 11-20 से लेके 11-55, तो यहां पे कहीं पहुंच जाएगा दोबारा से। तो देखो ये मिनट हैंड तो पूरी घूमेगी, लेकिन जो आपकी आर हैंड है वो थोड़ा सा घूमेगा, सिर्फ उतने से लेके आधा पहुंच जाएगा बस, 11 और 12 के बीच में कितना पहुंच जाएगा वो, आधे से थोड़ा हल्का सा ज्यादा, है ना, जो आर हैंड है। मिनट हैंड तो पूरा कंप्लीट करने वाली होगी, लेकिन आर हैंड जो है सिर्फ इतना सा घूमेगी, इतना सा, जो मतलब 1 मिनट में कितना घूमती है, हाफ डिग्री, कितना, हाफ डिग्री। तो हमें बताना है 35 मिनट में, 35 मिनट कैसे, 11-20 से 11-55, 35 मिनट तो हुए, तो 35 मिनट में जो आपने इसने मूव करा है उसको कितना एरिया बना, उसमें कितना एरिया बना। ठीक है, मान लो यहाँ थी हमारी सुई 11 के पास, और 35 मिनट बाद सिर्फ इतनी सी मूव होगी, क्योंकि आर एंड बहुत एक दिन में, सॉरी 12 घंटे में मूव होती है पूरी की पूरी, सिर्फ इतना एरिया फॉर्म होगा। तो ये हो रहा है बेटा एक सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए चाहिए होता है आर और थीटा, आर और थीटा। तो आर है हमारे पास 6, और थीटा कितना होगा बेटा, 1 मिनट में एंगल बन रहा है आर हैंड का हाफ डिग्री, तो 35 मिनट में कैसे होगा, कितना बनेगा, 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 35/2 डिग्री। तो एरिया क्या होता है फॉर्मूला सेक्टर का, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 35/2 और नीचे 360, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, और आर है आपका 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 के 10 में 35, 5 बार में, 2 से 22 11 बार में, 6 6 36, 36 से 360 10 बार में, 5 से 10 2 बार में, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 2, 2 से 11 कैंसिल, 5.5 बार में। तो मींस ऑप्शन हो गया आपका बी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ग्राफिक द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर, पता नहीं ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो ये चीजें बतानी है हमें। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, सिर्फ इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा। तो उसके लिए बेटा अलग अलग कंडीशंस थी, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होंगी। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तो इंटरसेक्टिंग होता है। पैरेलल जब होता है जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो ये कंडीशन पैरेलल की होती है। कोइंसिडेंट होता है जब सारे के सारे आपस में एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें से जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो उसका आंसर हो जाएगा फिर। तो इनको पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि 5 और 7 को उधर ले जाके x प्लस 2y प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, माइनस का 7 उधर जाके 5x प्लस 10y माइनस जाके उधर प्लस का 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास a1/a2 क्या है, a1/a2, a1 क्या होता है बेटा, पहली इक्वेशन में जो x के साथ है जो है 1, और दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ है वो 5, वो हमारा a2 होता है। फिर निकालो b1/b2, b1 है हमारे पास पहली इक्वेशन में जो y के साथ होता है जो है 2, b2 होता है जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ होता है जो है 10। ये कैंसिल हो रहा है, 2 की डेल में तो 1/5। फिर बेटा c1/c2 जो होता है कांस्टेंट पहली इक्वेशन का जो है -5, c2 होता है सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट जो है 7। तो यहां से पता चल रहा है ये भी 1/5 माइनस का 5/7, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा इसका, बी। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक ट्राइंगल है ये हमारा एबीसी,
जिसमें डी जो है, ये डी जो है बीसी के पैरेलल है, और एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी 3/5 है, एडी बाई डीबी कितना है 3/5, और एसी 5.6 है, ये पूरा का पूरा कितना है 5.6 है। तो हमें फाइंड करना है एई, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एई फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ए को क्या मान ले रहा हूँ मैं एक्स, तो ईसी कितना होगा 5.6 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि पूरा 5.6 था, मैंने इसको x मान ली, तो बाकी जो ईसी बचा कितना होगा 5.6 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब हमें पता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के। हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है बुक के अंदर कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल होता है ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के, पढ़ा है ना हमने बाय बीपीटी थ्योरम। तो एडी बाई डीबी है भाई हमारे पास 3/5, ए बाई ईसी कितना है, ए ही है एक्स और ईसी है 5.6 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, एक्स आ जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम 5.6 माइनस एक्स से, और 5 को x से करा तो 5x, 3 को 5.6 से करा 6 पंजे सॉरी 6 थी 18 का 1, 5 थी 15, 15 और 1 16, 16.8 आया ये, माइनस में 3 को x से करा 3x इक्वल टू 5x, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, तो 5x प्लस 3x जो होता है 8x, 5 और 3 8 होता है ना, तो 8x इक्वल टू 16.8, 8 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 16.8 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 16 आता है 2 बार में, 8 आता है 1 बार में, पॉइंट का पॉइंट, तो आंसर आया 2.1 x की वैल्यू, और ए ही हमारे निकालना था, तो ऑप्शन हुआ आपका 2.1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, x tan 60 cos 60 इक्वल है sin 60 cos 60 की, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है, आंसर आपके सामने। देखो x को x लिख दो, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है cot 60 की होती है आपकी 1/√3। ठीक है, वैल्यूज पता होनी चाहिए बेटा, वैल्यू नहीं पता तो क्वेश्चन तो नहीं होगा फिर, है ना, याद कर लेना उनको। x का x लिखा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू 3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में सॉरी 2 इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचा x, तो x इक्वल टू आ गया दिस, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3, और 1/√3 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करते हैं इनकी वैल्यूज लिखते हैं क्या क्या होती है, फिर उससे हमें आंसर पता चल जाएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, sin 30 की 1/2, cos 30 की √3, तो इसका मतलब ऑप्शन हुआ आपका कितना बी, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ऑप्शन हुआ tan 30 आपका, मतलब x की वैल्यू हुई tan 30 यहाँ पे आपकी। ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 25, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है अपनी आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, क्या होता है कॉस स्क्वायर। मुझे कैसे पता, बिकॉज हमने एनसीईआरटी में फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के 1 के बराबर होता है, तो साइन को उधर ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, है ना, मैं साइन को उधर ले गया तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इसका मतलब कॉस स्क्वायर के, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा है कॉस स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को सेम रहने दो, ये कॉस की पावर 4 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ
स्क्वायर पे स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का फिर स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 ही होना तो आना कॉस की पावर 4 ही है। अभी हमने निकाली है जो कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन है, तो यहाँ पे साइन लिख दो और इस पूरे पे क्या बचा, स्क्वायर। समझ रहे हो, कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन निकाली है ना, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और कॉस प्लस साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अभी हमने बताया 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ऑप्शन हुआ बी। ओके, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है tan प्लस कॉट इक्वल है किसके, 2 के। आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत इजी है। देखो tan थीटा कॉट, कॉट क्योंकि मैं ये लिख सकता हूँ 1/10, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, और ये इक्वल है किसके, 2 के। मैं इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर, तो उससे क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a हमारा tan थीटा और b हमारा 1/tan थीटा, तो a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का 1, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर, फिर होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए है हमारा tan थीटा और b है हमारा 1/tan थीटा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो है 4, 10 से 10 कैंसल, और tan स्क्वायर थीटा ये 1/tan अभी हमने बताया था किसके बराबर होता है, कॉट के, 1/tan किसके बराबर होता है, कॉट के, तो ये 1/tan स्क्वायर है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचा 2 क्योंकि 10 से 10 कैंसिल ही हो चुका था, इक्वल टू 4, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, 4 माइनस 2 कितना होता है, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड इज शेडो इज 1:3, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड शेडो, मतलब जो लेंथ है रॉड की और उसकी जो शेडो है उसका जो रेशियो बन रहा है वो 1:√3 बन रहा है, क्या बन रहा है, 1:√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज, तो हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है क्या बनेगा। देखो ये रॉड है, ये इसका शेडो बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा थीटा, और हमें क्या गिवन है, ए बी अपॉन बी सी गिवन है, बेसिकली ए बी अपॉन बी सी गिवन है 1/√3, कैसे, बिकॉज ऑफ लेंथ, ये हो गई रॉड की, शेडो ये हो गई, लेंथ है 1, शेडो है √3, 1 और √3, तो ए बी बाई बी सी कितना हुआ बेटा, 1/√3 हुआ। ठीक है, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। पी और बी किस में आता है, साइन में, कॉस में, टेन में, टेन वाले फॉर्मूले में, कि टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा को टेन थीटा रहने दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यहाँ लिख दो, तो टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो अब ये देखो tan 1/√3 कब होता है, tan 1/√3 कब होता है, तो tan 1/√3 कब होता है, 30 पे, tan 1/√3 कब होता है, 30 पे, तो जब थीटा 30 डिग्री हो, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो एक छोटी सी बात याद रखना कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही इसके जीरोस होते हैं, उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री है कितनी वेरिएबल की, 2, तो उसके कितने जीरोस होंगे, हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो कितने जीरोस होते, 3, हाईएस्ट डिग्री 10 होती तो कितने जीरोस होते, 10। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 है तो इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 29
कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिवेशन मेड बाय सर्कुलर व्हील्स रेडियस 0.25 मीटर रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्हील है, ठीक है ना, सर्कुलर व्हील है जिसकी रेडियस है 0.25 मीटर। अब देखो ये ना व्हील घूमेगी, मान लो यहाँ से घूमना स्टार्ट करा, ये घूमा 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 घूमा, तो एक छोटा सा डिस्टेंस कवर कर लेता है, फिर एक बार घूमा, फिर छोटा सा डिस्टेंस और एक घूमा, फिर एक और डिस्टेंस, एक और डिस्टेंस, मतलब एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्कल घूमा तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, देख आगे बढ़ जाता है हमारा पहिया, एक आगे बढ़ जाता है हमारा व्हील, तो एक डिस्टेंस कवर हो जाता है जब एक बार वो पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, एक बार रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेता है तो आगे कुछ डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बताना है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, कुछ डिस्टेंस कवर करा, ऐसे 11 किलोमीटर में, ऐसे 11 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, मतलब 11 किलोमीटर में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ये, 11 किलोमीटर में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, देखो ये बाहर की बाउंड्री होती है हमारी क्या, सरकमफ्रेंस, क्या होती है, सरकमफ्रेंस, तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना लगेगा, सॉरी हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा ताकि वन रेवोल्यूशन का डिस्टेंस पता चल सके। तो जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारे पास 0.25, तो कुछ ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको से करा 0.5 0.5 को 11 22 से करा 11/7, तो कुछ इतना डिस्टेंस कवर होगा बेटा एक रेवोल्यूशन में, कुछ इतना डिस्टेंस कवर होगा एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। अब हमें बताना है कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे 11 किलोमीटर में, तो टोटल 11 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये, उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालते हैं सीधा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस जितना है उसको 11 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे एक रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 11/7 से, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो 1 मीटर चल देता हूं, मान लो एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो 1 मीटर चल लेता हूं, ठीक है ना। तो मुझे बताना है मैं 100 मीटर कितने कदम में चलूंगा, 100 मीटर मान लो 2 मीटर चल लेता हूं, चलो इसको 2 मान लो, एक कदम आगे बढ़ाया मैंने 2 मीटर चला, दूसरा कदम बताया 2 मीटर चला, तीसरा फिर 2 और, तो मुझे बताना है 100 मीटर में कितने स्टेप में कवर कर लूंगा, तो कितने स्टेप में कवर कर लूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को 2 से डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो मतलब 50 स्टेप्स, तो वही चीज यहाँ पर फॉलो करेंगे हम लोग कि 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है 11/7 मीटर में, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे 11 किलोमीटर में, ठीक है। ये किलोमीटर में और ये मीटर में है तो ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते, दोनों सेम काइंड के होने चाहिए, तो 11 किलोमीटर को हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, बिकॉज ऑफ 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इसलिए हमने क्या करा 11 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में करने के लिए, और नीचे है 11/7, 7 डिनोमीटर में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 11 से 11 कैंसिल, 1000 को 7 से करा तो 7000 आंसर, मतलब 7000 रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे 11 किलोमीटर में इस व्हील के, जिसकी रेडियस 0.25 है, तो ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। फिर आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 30, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इनका जो पेरीमीटर है आपस में इक्वल है, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, वही सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और इसका स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो 2 पाई आर इक्वल है 4s के, साइड को मैंने s बोला है, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है ना, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, आपस में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो बताओ रेशियो क्या होगा इनके एरियाज का, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, किस किस का, सर्कल का और स्क्वायर का। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है भाई साइड इंटू साइड, मीन साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो बताना है इस ऑप्शंस में से देख के,
तो जो हमें ये गिवन है कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, यहां से देखो एस की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? एस की वैल्यू। कैसे? 4 मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो भाई एस आ गया कितना बेटा? पाई आर बाय 2। एस आ गया कितना? पाई आर बाय 2। अब यहां पुट कर दो, ये है पाई आर स्क्वायर अपॉन में एस का स्क्वायर, एस है पाई आर बाय 2, तो पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर कर दो। इसको यहां करते हैं तो ज्यादा बची जाएगी हमारी। ऊपर था पाई आर स्क्वायर, एस की वैल्यू निकालिए पाई आर बाय 2, तो पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो पाई आर स्क्वायर रहेगा सेम, नीचे है पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर होगा बेटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ जाएगा 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर पाई है नीचे पाई का स्क्वायर है, तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो एक पाई बचेगा, तो आंसर आया 4 बाय पाई। क्या आया? 4 बाय पाई। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, नीचे 7 की जगह मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, तो ये देखो 22/7 लिखूंगा डिनोमीटर में, तो सीधे न्यूमीटर में पहुंच जाएगा। 2 की टाइम में 2 बार में और ये 11 बार में, तो 2 7 सा 14 और नीचे 11, तो इसका आंसर आया 14:11, जो ऑप्शन होता है आपका बी। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है व्हाट इज एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो अभी इसको भूल जाओ, ठीक है ना, पहले मैं समझा रहा हूं वो चीज समझो। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है बेटा मोड मीडियन मीन का रिलेशन, मोड मीडियन मीन का रिलेशन, और इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर पेपर में आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या लिखोगे? सीधा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या आता है मोड मीडियन मीन का रिलेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन में जो दे रखा है, कह रहा है एम्पेरिकल रिलेशन बताना है मैं मीन, मीडियन, मोड का। तो मैंने भी आपको फॉर्मूला लिखा है, उस हिसाब से आंसर क्या होगा? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब सी ऑप्शन। क्या ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो मैंने आपको बताया है। कभी एक बार क्या होता है पेपर में, माइनस 2 मीन को उधर ले आएंगे ये लोग, माइनस 2 मीन को इधर आके प्लस का 2 मीन हो गया, और मोड को उधर ले जाएंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझ रहे हो मैंने क्या करा है? माइनस 2 मीन को इधर ले आया, मोड को इधर ले आया, माइनस के इधर आके प्लस का 2 मीन हो गया, मोड का उधर आके माइनस का मोड हो गया। तो देखो ये ऑप्शन ना आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन है तो सी में से ही है तो इसी में से, इसी में से तो बनाया ही हमने। तो इस चीज का ध्यान रखना पेपर में, ठीक है ना। ऑप्शन दिए होंगे आपको, नहीं दिखेगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन ही गलत है, नहीं, कुछ उसको उल्टा सीधा ऊपर नीचे की तरफ भी करके देख लेना, इसी में से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और एक तरीके से और बन सकता है। क्या बोल देगा कि भाई मीडियन ये है, मीन ये है, तो बताओ मोड क्या है, तो बताओ मोड क्या है। या मीडियन दे देगा, मोड दे देगा, मीन निकालने के लिए बोलेगा, मीन दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन निकालने के लिए बोलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो उसको कैसे करोगे? ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब जो आपको दो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे देखो मीडियन 5 दिया है, मीन 3 दिया है, तो मीडियन की जगह 5 लिखूंगा, मीन की जगह 3 लिखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो मोड आ जाएगा। इसी तरह से जो दो वैल्यू दी है वो पुट करो, तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है मीन निकालना है आपको फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का मीन निकालना है आपको। तो बेटा ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये होते हैं। अब इनका हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है इसका हमें? मीन। तो इसमें ना लग रहा है बेटा एपी, तो ये क्वेश्चन है यहाँ गलती से आ गया है, तो इसको करो स्किप, ठीक है। इसमें एपी लगेगा, अभी आप लोगों का वो एपी चैप्टर नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है? फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये हमें टेबल दी हुई है, हमें अपर लिमिट बतानी है मीडियन क्लास की। किसकी? मीडियन क्लास की।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीडियन क्लास निकालते कैसे हैं, मीडियन क्लास निकालते कैसे। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेटा सीएफ, क्या चाहिए, सीएफ चाहिए। तो यही निकाल देता हूं मैं सीएफ को। सीएफ कैसे निकालते हैं, ये 13 का 13 सेम, फिर 13 में 10 ऐड करेंगे 23, 23 में 15 ऐड करेंगे 38, 38 में 8 ऐड करेंगे 46, 46 में 11 ऐड करेंगे 57। देखो चेक कर लेते हैं, 13, 13 में 10 ऐड करा 23, 23 में 5 28, 10 38, 38 में 8 ऐड करा 46, 46 में 11 ऐड करा 57। किस तरह से सीएफ निकाला, पहला वाला सेम, फिर जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट टाइम ऐड करी, जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट टाइम ऐड करी, फ्रीक्वेंसी ऐड करी, जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करी, जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करी। इस तरह से आप सीएफ निकालोगे, क्या निकालोगे, सीएफ। उसके बाद आपको निकालना है n/2, क्या निकालना है, n/2, मतलब जो इसका लास्ट नंबर आया ना 57, उसको डिवाइड कर दो 2 से, उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो इसका आंसर आएगा डिवाइड करके 28.5, कितना आएगा n/2, 28.5। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आपको ये चेक करना है 28.5 सीएफ में कहां लाई कर रहा है, 28.5 सीएफ में कहां लाई कर रहा है। देखो यहाँ 13 है, यहाँ 23 है, यहाँ 38 है, तो इसका मतलब ये 23 तक खत्म है, ये 23 तक खत्म है। 28.5 कहां पर आ रहा होगा, इस 38 में आ रहा होगा, इस 38 में आ रहा होगा। इसके सामने क्लास लिखिए 12 से 17, तो ये हमारी क्लास होती है मीडियन क्लास। n/2 निकाला, n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लो या सीएफ का लास्ट टर्म ले लो, सेम ही होता है ये। तो ये हमारा डिवाइड करके 28.5 आया। फिर इसको सीएफ में चेक करो वो कहां लाई कर रहा है, 13, 23, सीधी सीधी वैल्यू नहीं दी होगी सीएफ में कि 28.5 यहाँ लिखा ही नहीं है सर ना, आपको ये चेक करना है। देखो 23 है तो ये 23 तक खत्म है, इसका मतलब तो 28.5 नेक्स्ट वाली टर्म में आ रहा है बिकॉज ऑफ 38 तक है। इसके सामने क्लास लिखिए 12 से 17, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। हमें बतानी है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट होगी हमारी 17, तो ऑप्शन हुआ हमारा ए। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दो ट्रायंगल है डीईएफ और पीक्यूआर, इसमें डी इक्वल है क्यू के, ये डी जो है क्यू के इक्वल है, आर इक्वल है ई के, आर इक्वल है ई के। सिंगल वाला देखो सिंगल डॉट डाला ना यहाँ पे, सिंगल वाला सिंगल के, डबल वाला डबल वाले के इक्वल है। तो बताने इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे। देखो सबसे पहले आपको लिखना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बिकॉज ऑफ डबल ए क्राइटेरिया से। हमने पढ़ा है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं डबल ए से, एस से, एस से, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ हमें पता चल रहा है डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब बात आती है ट्रायंगल का नाम लिखना है, तो क्या लिखना है ट्रायंगल का नाम, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। अब सीधे सीधे डीएफ और पीक्यूआर नहीं लिखना, जो एंगल इक्वल होता है, जैसे मान लो इसमें डी इक्वल है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो डी और क्यू पहले लिखोगे। तो इस ट्रायंगल का ई इक्वल है और इस किसके, इस एंगल के, इस ट्रायंगल के आर के, तो सेकंड वाला आर लिखोगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। पहला वाला क्या लिखना होता है, जो इक्वल है, दूसरा वाला जो इक्वल है, मतलब पहले की जगह जो टर्म लिख रहे हो वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, दूसरी की जगह जो टर्म लिख रहे हो ट्रायंगल के नाम में वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देखो डी किसके इक्वल था, क्यू के, तो इसलिए मैंने पहले डी लिखा इस ट्रायंगल का नाम और इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखा मैंने, क्यू। इस ट्रायंगल का नाम फिर मैंने ई लिखा और इस ट्रायंगल का नाम फिर मैंने आर लिखा क्योंकि आपस में इक्वल थे। और जो तीसरा वाला बचा वो तो एज इट इज लिख दो जो बचा है। तो ये ट्रायंगल के एक्चुअल में नाम लिखे जाते हैं। इससे फायदा भी क्या होता है आपका, इससे करस्पॉन्डिंग चीजें पता चल जाती है, करस्पॉन्डिंग चीजें कौन कौन सी है। तो यहाँ पे साइड की बात हो रही है, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, शुरू की दो टर्म डी, इसकी शुरू की दो टर्म क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग होगी। इसकी लास्ट की दो टर्म ई एफ, इसकी लास्ट की दो टर्म आर पी, ये करस्पॉन्डिंग होगा। और इसकी फर्स्ट एंड लास्ट डी एफ और इसकी फर्स्ट एंड लास्ट क्यू पी, ये करस्पॉन्डिंग। इस तरह से बेटा करस्पॉन्डिंग हमें पता चल जाता है अगर ट्रायंगल का नाम सही लिखे, और ट्रायंगल नाम ऐसे लिखना होता है। तो अब चेक कर लो, ई एफ अपॉन पी आर, डी एफ अपॉन पी क्यू, ये सही है। डी अपॉन डी एफ, डीई अपॉन डी एफ, एफ ई अपॉन आर पी। देखो डी के नीचे क्यू आर होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है,
डी अपॉन क्यू आर, डी एफ अपॉन पी क्यू, ये सही है। ई एफ अपॉन पी आर, डी अपॉन क्यू आर, ये भी सही है। तो इसका मतलब बी नॉट ट्रू है, तो बी हमारा ऑप्शन है। फिर आपको बताइए क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है फिगर हमारा भाई ए बी सी है, जिसमें डीई पैरेलल है बी सी के, ए जो है हमारा ए है, ई सी हमारा बी है, डीई हमारा एक्स है, बी सी हमारा वाई है। ए है, बी सी बी है, डीई एक्स है, बी सी हमारा वाई है। तो इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो करते हैं भाई। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसमें इधर पता कौन सा चैप्टर का है, ट्रायंगल चैप्टर का है, जिसमें कांग्रेस रूल फॉलो होगा, तो वहां से ही क्वेश्चन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं एडीई, कौन सा, और ट्रायंगल ले रहा हूं मैं पूरा बड़ा वाला ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल देखो सिमिलर नजर आ रहे हैं मुझे, कैसे, क्योंकि इसमें ना एंगल एक कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, एडी में भी कॉमन आ रहा है और एबीसी में भी कॉमन आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और ऊपर के छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों एंगल कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए आपस में ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एईडी इक्वल है एसीबी के, रीजन क्या लिखोगे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा, सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। एडी भी सिमिलर हो गया किसके, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के, क्योंकि ए कॉमन है दोनों में और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, अब ट्रायंगल के नाम देख के लिखना। देखो पहले हम छोटे ट्रायंगल का लिखते हैं ए, और बड़े ट्रायंगल का ए इक्वल है, छोटे ट्रायंगल का ए बड़े ट्रायंगल के ए के इक्वल है, तो ए लिख दो, क्या लिख दो, ए और ए। छोटे ट्रायंगल का ई बड़े ट्रायंगल के सी के इक्वल है ना, छोटे ट्रायंगल का ये वाला ई वाला बड़े ट्रायंगल के सी वाले के इक्वल है, तो उसका छोटे ट्रायंगल का ई यहाँ लिखो, फिर सी लिखो। तीसरा जो बचा वो अपने आप लिख दो, छोटे ट्रायंगल का डी बचा, बड़े ट्रायंगल का बी बचा। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल के हमने नाम लिखे। अब इसे हमें करस्पॉन्डिंग साइड पता चल जाएगी, जो है शुरू का दो टर्म ए ई और उसका ए सी, तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल होगा ईडी, ईडी अपॉन लास्ट के दो टर्म और लास्ट की दो टर्म बी सी के। ठीक है, और फर्स्ट एंड लास्ट एडी उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम वो नहीं लिख रहे। समझ में आया, ऐसा क्यों होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होती है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू देखो ए की ए पूरे ए सी की वैल्यू है ए प्लस बी, ई डी की वैल्यू कितनी है एक्स, बी सी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, y को इधर ले आता हूँ, y को इधर ले आता हूँ, तो y a के साथ आ जाएगा, ए वाई अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। तो ये वाला कहीं ऑप्शन में है क्या, x इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, मतलब सी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। अरे ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको बताता हूँ, अभी हमने करा था, यहाँ पे उसमें लिखा था कि सम ऑफ जीरो इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, पढ़ा था ना। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे हमें ये सीधा सीधा दे दिया इन्होंने, बस ये डिफरेंस है। वहां पे रिटर्न बेस में दिया होता है, यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हाफ ऑफ अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस का बी बाई ए करके, अल्फा बीटा सी बाई ए करके, तो इसको पुटिंग करके वॉल्यूम पुट करके आंसर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लेना, अगर भूल गए तो पीछे बैक जाओ, दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -7, क्या कह रहा है बेटा,
एक y इक्वल टू 0 की लाइन है, ये रही y, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। y इक्वल टू 0 कहां पर होता है? x एक्सिस पे, तो ये हमारी y इक्वल टू 0 की लाइन हो गई। और एक है y इक्वल टू -7, तो -7 हमारा कहां कहीं होगा नीचे, उसकी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। तो हमें बताने इन दोनों इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशंस हैं। जब दो इक्वेशन जितनी बार उसको कट करती है उसके उतने सॉल्यूशंस होते हैं। दो इक्वेशंस हैं, उसको जितनी बार कट करेंगे उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होता है। ये होती है पैरेलल लाइन, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करता, इसलिए इसके होते हैं नो सॉल्यूशन। ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन बन गई, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, जो एक लाइन को दूसरी लाइन को ऊपर ही बनी है तो इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है, तो इसके इसलिए सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसी तरह से y इक्वल टू 0 की लाइन ये है, y इक्वल टू -7 की लाइन ये है। ये आपस में एक दूसरे को कितनी बार कट कर रही है? एक भी बार नहीं, दोनों की दोनों पैरेलल है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हुए? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कह रहा है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, यहां पर कहीं ना 4,7 पॉइंट है। तो बताने ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है ये पॉइंट। तो मतलब हमें सीधे सीधे जाए तो हमें ये बताना है, ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। तो यहां से लेके यहां तक इसकी कितनी लेंथ होगी बेटा? जितनी y की है, तो y की वैल्यू कितनी है? 7। तो ऑप्शन हुआ अभी नहीं आया समझ, दोबारा समझ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 4,7 पॉइंट यहाँ कहीं आया। अब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? इतना दूर है जितनी हमने लाइन खींची है। और इसकी कितनी लेंथ है? यहाँ वाई से देख लो ना कितनी लेंथ है, 7 ही तो लेंथ है, इसलिए इसका 7 आंसर है। तो और इसका मैं डायरेक्टली टिक बताया था, कभी भी आंसर आता है, क्वेश्चन आता है आपका डिस्टेंस बताना है, अगर एक्स एक्सिस है किसी पॉइंट का तो उसका वाई वाला ऑप्शन होता है, अगर वाई एक्सिस से बोलता तो उसका एक्स वाला आंसर होता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो वाई वाला आंसर होता है, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्स वाला आंसर होता है। एक्स एक्सिस में वाई वाला आंसर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो एक्स वाला आंसर, एक्स एक्सिस से पूछा तो वाई वाला आंसर होगा, तो वाई की वैल्यू 7 है तो 7 आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इसमें अपर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास क्या होती है? जो में फ्रीक्वेंसी है उसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। इसके सामने जो क्लास है ना वो मॉडल क्लास होती है। वो क्या होती है? मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में हमें क्या बताना है? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है बेटा? 20। तो ऑप्शन हुआ सी। खत्म बात। ये वाली लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट पूछ रहे थे तो लिमिट 20 हो गई। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176। आपको एरिया बताना है क्या होगा एक सर्कल का जब आपको उसको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 176 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा क्वाड्रेंट है। क्या है ये? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का चौथा पार्ट, सर्कल का ये फोर्थ पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इसका एंगल होता है बेटा कितना? 90 डिग्री। क्यों? जब सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो क्वाड्रेंट फॉर्म करता है। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करा तो 4 से डिवाइड कर दो, तो हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। और ये क्वाड्रेंट है क्या है? एक सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर है। तो बेसिकली हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है। इसको दो तरीके से कर सकते हो, सेक्टर का एरिया निकाल दो या सर्कल का एरिया निकालो उसका 1/4 कर दो। क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। तो इसलिए एरिया निकाल के 1/4 कर दो या सेक्टर का फॉर्मूला लगा के सेक्टर निकाल दो, का एरिया निकाल दो। तो थीटा पता चल गया हमें 90, हम सेक्टर से कर देते हैं। तो हमें थीटा चाहिए होता है और आर चाहिए होता है। तो थीटा तो पता चल गया क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा तो हर एक सेक्टर 90 डिग्री का हो गया, तो थीटा तो हो गया 90 डिग्री। अब हमें आर और चाहिए, आर निकाल लेंगे हम सर्कमफ्रेंस का यूज करके। कैसे? हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 176, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ये किसके इक्वल है? 176 के। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये आर इक्वल टू 176। तो आर इक्वल टू
7 डिवाइड में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 और 22 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। 2 की डेल में से काटा हमने 88 बार में, 16 8, हाँ, और 22 से ये 4 बार में, तो आर आ गया आपका कितना बेटा, 28। तो यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से आर निकल गया। अब हम एरिया लगा लेंगे। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा भी हमने निकाला 90, पाई हमारे पास 22/7 होता है, और आर है 28, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख दो 28 को। 0 से 0, 9 की टेबल में 36, 4 बार में, 4 की टेबल में 28, 7 बार में, 7 से ये 7 कैंसिल, तो बचा क्या, 22 और 28। 22 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 का 1, ये 5, 8 दूनी 16 का 1 और ये 5, 6, 6 5 11 का 1, 6, तो 616 जो ऑप्शन है आपका। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे, मैंने 40 बोले थे लेकिन 2 क्वेश्चंस और मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये भी क्वेश्चंस आपके इस पीडीएफ में डाले हुए हैं। तो कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 and 1, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल कैन बी, हमें जीरोस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपकी जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है, आपकी जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है वहां भी आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। वहां पे उसने बोला हुआ है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। यहाँ आपको जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, वो कह रहा हूँ मैं जीरोस दिए हुए हैं आपको। क्या दिए हुए हैं आपको, जीरोस दिए हुए हैं, 1, समझ रहे हो। अच्छा देखो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं जब जीरोस गिवन होते हैं, कुछ इस तरह से, इसके अंदर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके। अब जो आपकी बुक में क्वेश्चन है और जो मैंने यहाँ पे दिया है, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। जो आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सीधा सीधा सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, मतलब सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और सीधा सीधा अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो वो वैल्यू सीधा सीधे यहाँ पुट कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं लिखा, क्या लिखा होता है कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 1 है, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 1 है, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या है। तो अब सीधा सीधा क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 1, तो ये एक्स और प्लस में ये 1 हो जाता, तो ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट ये है, यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है, अल्फा एंड बीटा गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना, उसके बाद अटेम्प्ट करना। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा मतलब 1 और एक्स स्क्वायर 1 + 1 2x, और ये प्लस में 1 1 जा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 जो ऑप्शन है आपका। ठीक है, कह रहे ट्राइंगल है एबीसी और राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी पे, एट सी पे राइट एंगल, तो ये हमारा ए बी हो गया। तो बताना है हमें cos a + b की वैल्यू, cos a + b की वैल्यू। देखो राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है। अब हमें पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है, 180 होता है, और c हमें पहले से दे रखे हैं इन्होंने 90 है, और प्लस का 90 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो एंगल a + b कितना आया हमारा, यहाँ से 90 आया, तो यहाँ पे a + b की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ऑप्शन हो गया ए, खत्म बात, समझ में आया ना। इसी के साथ बेटा आपके होते हैं ये एमसीक्यूज भी कंप्लीट।